नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने पीजीपी यानी प्रिलिमिनरी गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम पहले इतिहास पत्र से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे थे और प्राचीन भारतीय इतिहास के पढ़ने के दौरान हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 टॉपिक पढ़े। और इन 3 टॉपिकों में मित्रों हम लोगों ने नवपाषाण यानी न्यूलिथिक पीरियड के जीवन की कहानी बताई। इसके अलावा पैलियोलिथिक जीवन की कहानी बताई, वैदिक पीरियड की कहानी बताई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात बताई और उसके साथ साथ हम फिर प्रवेश कर गए जो अननोन पीरियड है वहाँ से लेकर 600 बीसी तक यानी 6वीं शताब्दी तक की कहानी में। तो इस पूरी यात्रा के दौरान हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने नवपाषाण कालीन मनुष्य पढ़ लिया। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का मानव पढ़ लिया, इंडस हड़प्पा सभ्यता का मानव पढ़ लिया और जो हड़प्पा सभ्यता की आपकी एक नगरीय सभ्यता थी उसी के पदचिन्हों या ये कह सकते हैं उसी के भग्नावशेषों पर आपने द्वितीय नगरीकरण भी पढ़ लिया, जिसे आप लौह युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे और कल जब हम लोगों ने महाजनपद युग पढ़ा था अपना 6वीं शताब्दी में, तो महाजनपद युग में जो जो राज्य थे, जैसे 16 महाजनपद थे, अवंती, चंपा, ठीक है, वज्जी, कौशल, सूरसेन, मगध, मल्ल, चेदी, ऐसे करके 16 महाजनपद हम लोगों ने पढ़े। उनकी लोकेशन भी, वर्तमान लोकेशन भी आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। और इसके अलावा विदेशी आक्रमण भी जो मौर्यों से पहले हुए थे, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको 2 किंगडम पढ़ने हैं भारत के। एक आपका मौर्य किंगडम होगा और दूसरा आपका गुप्त किंगडम होगा, यानी ऐसा साम्राज्य जो काफ़ी विस्तृत और शक्तिशाली भारत या आज की राजनीतिक एकता या अखंडता के तौर पर या एक ऐसी राजनीतिक एकता के ऐसी भौगोलिक संस्कृति के तौर पे आप दिखेंगे कि आपका भारत आपके पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर प्रांत से लेकर आपका चला जाएगा क्या कहते हैं कन्याकुमारी और इधर नॉर्थ ईस्ट तक। इतना पूरा एरिया हमने ब्रॉड पढ़ा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है अहोम साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य तख्त में दिखता है। तो इस साम्राज्य के विस्तार से पहले जो यानी मौर्यों के विस्तार से पहले कुछ सांगठनिक चिन्ह भारत की संस्कृति में देखे गए थे। तो इन सांगठनिक चिन्हों के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि इस समय जो साम्राज्य उदित हुआ था वो मगध साम्राज्य उदित हुआ था, यानी मगध एक सशक्त राज्य बना। अब मगध सशक्त कैसे बना? तो मगध सशक्त के बनने का सबसे मेन कारण ये था कि वहाँ पर आयरन यानी लोहा जो इस युग की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा, वहाँ आसानी से उपलब्ध था। दूसरा, भूगोल, उस पर अगर हम बात करें, गंगा द्वारा सिंचित क्षेत्र है, आपका फर्टिलाइज एरिया था जिससे कृषि में सरप्लस काफ़ी मात्रा में हुआ। इसके अलावा जंगली एरिया था, जंगली जानवर थे। जंगली जानवर में विशेष जानवर अगर हम बात करें तो इस समय का सबसे ताकतवर जानवर जो इस समय मनुष्य परिचित हुआ वो आपका था हाथी। यानी भारत में उस समय आप ये सोचिए, हाथी पे आप सवार हैं और हाथी पे सवार होकर आप किसी राज्य में जाते हैं और वहाँ पर अगर आप सपोज दैट युद्ध करेंगे तो आप ऊपर बैठे हैं, बाकी लोग नीचे हैं, तो जहाँ पे हाथियों की फौज ज़्यादा होगी तो वो ताकतवर ऑलरेडी उसका पावर बढ़ जाएगा। तो मगध के पावरफुल बनने का कुछ भौगोलिक फैक्टर बहुत ज़्यादा थे। दूसरी, वहाँ पे अच्छे अच्छे राजाओं का उदय हुआ। अच्छे अच्छे राजाओं का मतलब ये है जो दूरदर्शी राजा थे, जैसे चाहे आपका बिंबिसार हो, चाहे आपका अजातशत्रु हो, चाहे आपका उदयन हो, चाहे आपके पुष्प में आपके क्या कहते हैं शिशुनाग हों, चाहे आपके आगे जाके काला अशोक आएँ, चाहे आपके आगे जाके महापद्मानंद या घनानंद जैसे प्रतापी राजाओं का आप आगमन देखते हैं। तो ये राजा उस समय उस क्षेत्र को प्राप्त हुए। वो क्षेत्र इस समय फर्टिलाइज भी एरिया है, जंगल भी है, जानवर भी आसानी से मिल रहे हैं, आयरन भी मिल रहा है, तेज़ी से जंगल भी साफ हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर मित्रों चल रही हैं तो अब बात आती है कि उस समय का समाज, उस समय का सोशल स्टेटस, उस समय की इकोनॉमी, उस समय का कल्चर, उस समय के
आपके क्या कहते हैं व्यापारी उस समय के कौन कौन से प्लेस काफ़ी फेमस या कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ जो जगह स्थान या फैक्ट्स हैं जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है मित्रों। तो आज हम उसी को देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 6वीं शताब्दी या महाजनपद युग का साम्राज्य विस्तार तो हम देख ही गए थे। अब आगे का उसकी कहानी देखते हैं। तो चलते हैं, कहाँ पर थे हम? प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे थे यानी एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक आपका चल रहा था, वो टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो टॉपिक आपका था क्या? महाजनपद युग। महाजनपद युग। अब महाजनपद युग में पढ़ने के दौरान हमने 16 महाजनपद पढ़े। तो इन 16 महाजनपदों में मित्रों हम लोगों ने उस समय की राजनीतिक, उस समय की स्थिति को समझा। अगर हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा जाऊँगा उस कल के क्लास में, ज़्यादा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे सोर्स की बात करें तो सोर्स को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया था कि जो सोर्स है हमारे, वो हमारा जैन साहित्य हो जाएगा, यानी भगवती सूत्र वगैरह आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें जैन साहित्य के अलावा आपका बौद्ध साहित्य आ जाएगा। कौन सा साहित्य आ जाएगा? बौद्ध साहित्य या बौद्ध निकाय जिसे आप कहते हैं पिटक साहित्य में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर तो आपको सूत्र मिलेंगे, ठीक है, भगवती सूत्र, ये सूत्र, ठीक है। और बौद्ध साहित्य में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होंगे? पिटक प्राप्त होंगे, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक आपको यहाँ पर प्राप्त हो। सॉरी, धम्म पिटक अभी नहीं बनेगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक यहाँ पे बनाया गया था, उसी वो हमारा सोर्स है। और इसके अलावा कुछ वैदिक साहित्यों की इस काल में क्या हुई? रचना हो रही है। वैदिक साहित्यों की इस काल में रचना हो रही है। इसके अलावा कुछ विदेशी वृत्तांत में भी हमें महाजनपद युग के बारे में पता चलता है। तो ये चीज़ें हम आपको बता चुके थे। दूसरा आपको हमने बता दिया था इस समय के काल के बारे में, यानी ये कौन सा समय है। तो ये समय आपका कौन सा था? ये मित्रों आपका 6वीं सदी से लेकर क्या, अगर आप सीधा सीधा कर दें 600 BC से ये आपका स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक जाएगा? जब तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनता है, यानी 320-21 BC तक का इस समय में हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। इस समय के बारे में हम जानते हैं। तो इस समय के बारे में अगर हम बात यहाँ पर कर रहे थे तो इस समय के सबसे पहले हम बात करते हैं इस समय की राजनीति में। किसके बारे में बात करेंगे आज? इस समय की राजनीति में। तो आप कहेंगे सर राजनीति तो कल आपने बताई थी, लेकिन मैंने तो आपको बताया था तो उस राजनीति के जो मगध का उदय है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। आज उसके फैक्ट्स में हम लोग चलते हैं। तो राजनीति में अगर हम जब बात करें तो राजनीति में मित्रों हम लोग देखेंगे तो इस समय कितने जनपद हैं? 16 महाजनपद आपको दिखते हैं। क्या दिखता है? 16 महाजनपद आपको मित्रों क्या दिखेंगे? दिखते हैं। तो इन 16 महाजनपदों में क्या था? इन 16 महाजनपदों में आपके राजतंत्र दिखता है, हायरार्की दिखती है, ठीक है। क्या दिखता है? राजतंत्र दिखता है। कितनों में? 14 में। इन 16 महाजनपदों में से जो 14 थे वहाँ पर क्या था? 16 महाजनपदों में से 14 जनपदों में क्या था? आपका राजतंत्र था। और यहीं पर जो एक जनपद है, जो 2 जनपद है, वहाँ पर हमें क्या दिखेगा? गणतंत्र दिखेगा। क्या दिखेगा? रिपब्लिक दिखेगा। और कितने जनपद हैं? वो 2 हैं। तो 14 महाजनपद, वो तो याद करना मुश्किल है कौन कौन सो में था, लेकिन बस ये 2 कर लो। तो यहाँ पर यदि हम इन 2 जनपदों के बारे में बात करें, जो 2 महाजनपद आपके गणतंत्र थे, यहाँ पर आप रिपब्लिक थे, तो वो जनपद थे आपके वज्जी और मल्ल। ये 2 वो महाजनपद हैं जो इस समय भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या गणतांत्रिक व्यवस्था पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि एक ही युग में 2 जगह
गणतंत्र व्यवस्था चल रही है और बाकी जगह राजतंत्र व्यवस्था चल रही है, तो इसको आप आज के दौर से जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ लीजिए कि आज सब जगह आप क्या देख रहे होंगे, लोकतंत्र देख रहे होंगे, लेकिन लोकतंत्र का बदला हुआ स्वरूप हर जगह उपलब्ध है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो हर व्यक्ति को अपनी पार्टी, अपना संघ, अपना संगठन बनाने का अधिकार है। चाइना में आप चले जाएंगे तो वन मैन आर्मी यानी वन पार्टी शो चलता है। एक ही रिपब्लिक ऑफ चाइना में की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे एक ही चाइना पार्टी चलती है, तो उसी में से ही आपको क्या करना है, अपना राइट टू चॉइस चुनना है। अब यहाँ पर आपको अगर पसंद है आप बीजेपी को चुन लेंगे, आपको पसंद है आप कांग्रेस चुन लेंगे, आपको पसंद है आप बीएसपी चुन लेंगे, बसपा चुन लेंगे, सपा चुन लेंगे, तेलुगु देशम पार्टी चुन लेंगे, यानी आपको आईडीएमके चुन सकते हैं। लेकिन चाइना में आप चले जाएंगे तो वन मैन शो चलता है, यानी वन पार्टी चलता है, उसी पार्टी का ए कैंडिडेट आपको चुनना है या बी कैंडिडेट चुनना है। कोई आइडियोलॉजी में फैक्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई उसमें आप ये कह सकते हैं तो पार्श्विक, या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर स्पष्ट लोकतंत्र नहीं है। लेकिन यहीं इसी तरह आप नॉर्थ कोरिया में चले जाइए तो नॉर्थ कोरिया में तो हायरार्की ही चलती है, राजतंत्र चलता है। तो ऐसा संभव है कि दो जगह आपको क्या मिले, राजतंत्र मिल जाए और कई जगह आपको गणतंत्र मिल जाए। तो दो जगह आपको गणतंत्र दिखता है। अब आप कहेंगे सर ये गणतंत्र पहले आया या राजतंत्र पहले आया, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या पहले आया होगा, तो क्या पहले आया होगा में तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी विद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं या कोई भी कहीं पर भी आप जाते हैं वेल नॉन एक शहर से दूसरे शहर में, तो क्या जाते ही टाइम आपके सब दोस्त बन जाते हैं? आप कुछ समय वहाँ रहते हैं, वहाँ की स्थितियों को समझते हैं, हो सकता है कि वहाँ आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बन जाए, लोग आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हो तो आपसे आके क्या करने लगें, सलाह लेने लगें। सलाह लेते लेते आप इतने पॉपुलर हो जाएं कि सभी आसपास के कई लोग आपके पास सलाह लेने लगें आके, और कई लोग सलाह लेते लेते आपको ये कहें कि ये से हम अपना लीडर बना दें। तो जो राजतांत्रिक व्यवस्था आई है वो बेसिकली पहले एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था ही थी। कहने का मतलब है कि पहले जब भारत में वैदिक पीरियड चल रहा था या पोस्ट वैदिक पीरियड आया तो सारा क्षेत्र या सारा समाज कई कबीलों में, संघों में बटा हुआ था। तो ऐसे ही कई कबीले संघ शुरू में तो क्या हुआ, सभा और समिति और वितत बनाकर अपना निर्णय एक दूसरे को क्या करके उनकी सहायता से लेते थे। लेकिन आप देखते हैं कि विदत में श्रेष्ठ और वरिष्ठ जो गणमान्य लोग हैं वो हैं, सभा में आमजन हैं, समिति में भी कुछ विशिष्ट लोगों का समूह होता है जो निर्णय जो ले रहा है वो निर्णायक निर्णय होंगे आपके जो आपके सभी लोगों को मान्य होंगे। तो लोग क्या करते थे कि जब विदत और सभा के लोगों को चुनना होता था तो अपने ही रिश्तेदार और रिलेटिव्स को चुनने लगे। जब ऐसा होने लगा तो फिर उन्होंने सोचा कि आगे जाकर मैं अपने जो आपका संघ का प्रमुख है, कबीले का प्रमुख है, वही क्या बन जाए, राजा बन जाए। उसी दौरान फिर देखते हैं कि भारत पर आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं। जब आक्रमण होना यानी विदेशी आक्रमण, तो जब विदेशी आक्रमण हो रहे होते हैं मित्रों, तो वहाँ पर बिल्कुल एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी एक व्यक्ति का कहना मान रहा है, जो किसी एक व्यक्ति के उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो लोग इस कल्चर से भी परिचित हुए। तो उस जो व्यक्ति संघ का मालिक था उसने अपने को धीरे धीरे क्या किया, मजबूत किया। एग्रीकल्चर सरप्लस लेना शुरू कर दिया, सुरक्षा की गारंटी देना शुरू कर दिया व्यापारियों को। तो व्यापारी उन्हें कुछ टैक्स देने लगे होंगे, तो टैक्स उन्हें मिलने लगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। फिर वो अपने निर्णय व्यवस्था चलाने के लिए एक दूसरे अपने निर्णयों को लोगों पर क्या करने लगे, लोगों को कभी व्यवस्था के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी न्याय के नाम पर एक दूसरे के एक व्यक्ति अपने निर्णयों को सोसाइटी में क्या करने लगा, लागू करने लगा। तो जब निर्णय बनाए जाने लगे तो फिर एक नियम बनाया गया। तो उस नियम को आप देखते हैं कई सूत्रों में विभाजित। अगर जैनों में जाते हैं तो सूत्र मिलेंगे, बुद्धों में जाते हैं तो विनय पिटक के रूप में मिलेंगे, वैदिक साहित्यों में जाते हैं तो स्मृति ग्रंथों के रूप में आपको मिलेंगे। यानी यही चीज आगे जाके लिपिबद्ध कर दी गई और कह दिया गया कि मगध में ये राजा होगा, वज्जी कौशल में ये राजा होगा बाई, और आपका मथुरा में ये राजा होंगे। तो इस तरह ये चीजें
चलने लगीं। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले सभी जगह संघ ही रहा होगा, रिपब्लिक सिस्टम ही रहा होगा, कबीले का मालिक ही रहा होगा, और वो कबीले का मालिक जब धीरे धीरे सशक्त हो गया, चाहे वो सामाजिक स्तर पर उसकी व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक स्तर पर उसकी व्यवस्था हो, वो आर्थिक रूप से जब सशक्त हुआ तो उसने अपने आप को मजबूत किया और आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया। अब यही विस्तार आप देख रहे हैं कि आपके बिंदुसार ने क्या किया, उन्होंने जाके बिंबिसार ने लिच्छवी पर शासन किया, अंग को अपने यहाँ मिला लिया और आपके विधेय को अपने यहाँ मिला लिया। ऐसे पूरा सिस्टम उन्होंने क्या किया, अपना लोकतंत्र, अपना राजतंत्र धीरे धीरे विस्तृत किया। तो कुल मिला के आप यहाँ पर इस तरह जाएंगे तो ये व्यवस्था थी वो राजतंत्र की ओर बढ़ने लगी। केवल दो ही जगह क्या मिला था, हमारा गणतंत्र मिलता है, और बाद के समय में ये गणतंत्र भी आपस में लड़ने के कारण, गणों के आपस में लड़ने के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। बात समझ में आई मित्रों? ठीक है, तो राजतंत्र और राजनीति को आप समझ गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यानी इसका एक प्रमुख क्या होता था, राजा होता था। राजा की सहायता के लिए एक परिषद होती थी। क्या होती थी? परिषद होती थी, और उस परिषद के जो प्रमुख होते थे उन्हें अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? अमात्य कहा जाता था। चाहे अब इन अमात्यों के काम अलग अलग होते थे। जैसे कोई किले का अमात्य किले की देखभाल कर रहा है तो वो आपका दुर्ग अमात्य कहलाएगा। कोई सेना का नायक है या सेनापति है, युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहा है तो वो सेनापति कहलाएगा। कोई आर्थिक या वित्त फाइनेंस देख रहा है तो वो कर्षणपति कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है सारा फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो, धीरे धीरे इन अमात्यों में क्या हो गई, बढ़ती चली गई। और ये अकाउंटेबिलिटी इनकी किनके प्रति रही? इनकी अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व किसके लिए रहा? राजा के लिए रहा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। महाजनपद युग में राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, और जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी वो धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में जाकर बंटना शुरू हो गया था। क्या हो गया था? बंटना शुरू हो गया था। अब आगे बात अगर हम करते हैं, इसी राजनीति से ही एक और फैक्टर निकलेगा, वो निकलेगा आपका प्रशासन। क्या निकलेगा मित्रों? प्रशासन। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे? तो मैंने आपको क्या बताया कि ये अपनी परिषद में अधिकारियों या अमात्यों को नियुक्त करते थे, जो क्या करते थे, उस तरह अपना प्रशासन या कुछ काम इन लोगों को बांट दिया जाता था। अब जो ये अमात्य होते थे वो इन राजाओं के विश्वास पात्र, या ये कह सकते हैं उनके परिवार के ही व्यक्ति हो सकते थे। ठीक है, प्रशासन की अगर हम यहाँ बात करें तो राज्य होता था या जनपद होता था। क्या होता था? जनपद होता था। ये बात समझना ध्यान से। राज्य से पहले क्या आया यहाँ पर? जनपद शब्द आया। अभी राज्य और राष्ट्र का कोई महत्व नहीं आ रहा है। और जो जनपद होता था वो कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, और वो जो क्षेत्र होते थे उन्हें हम यहाँ पर क्या बोला गया है? उन्हें यहाँ पर ईरानी शासक, जिसे आप छबपी, क्या ईरानी शासक राज्यों को प्रांतों में बांटते थे, और यही जो प्रांत होते थे वो क्षत्रपों के आपस में क्षत्रपों द्वारा बांट लिए जाते थे। और क्षत्रप जो होते थे वो अगर आप कह सकते हैं दो चीज़ों में बटे हो सकते थे। कैसे? एक तो आपका ग्राम में होगा और दूसरा हो सकता था आपका शहर के तौर पर हो। जो ग्राम का होता था क्षत्रप, वो आपका गृहपति या क्या कहलाता था? गृहपति। क्या? गृहपति। जो ग्राम का ग्रामीण नहीं है, यहाँ पे गृहपति है। जो ग्राम का प्रमुख होता था वो गृहपति होता था, और जो शहर का प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे। यहाँ श्रेष्ठी का अभी आगे जाके और मतलब समझोगे। कैसे समझोगे? कि गांव में कौन रह रहा होगा? जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन उसका क्या होगा? उसका प्रोफेशन एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। यानी जो कृषि का काम करता होगा वो कहाँ रह रहा होगा? गांव में रह रहा होगा। और उन्हीं कृषि करने वाले लोगों
में ही एक व्यक्ति प्रमुख बना दिया जाता था, जो ग्रामीण, बाद में आप ग्रामीण के तौर पे इसे जानेंगे, ग्राम प्रधान के तौर पे इसे जानते हैं आजकल, और उसे गृहपति कहा गया। और शहरों में कौन रहेगा? जो सर्विस सेक्टर में होगा, जो व्यापार का काम कर रहा होगा। तो व्यापार करने के लिए यहाँ के लोग संघ बनाते थे। क्या बनाते थे? संघ बनाते थे, संगठन बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे। आज भी देख तो करते हैं, कॉमर्स ऑफ चैम्बर ऑफ इंडिया, CCI आप देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका WTO ने कई संघर्ष, आसियान, सार्क, यूरोप यूनियन, ये सब क्या हैं? ये एक प्रकार के व्यापारियों के ग्रुप ही हैं, ठीक है। यही ग्रुप आज के तौर पर अलग अलग नामों से आप जानेंगे, चाहे इंडिया का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे आपका फिक्की हो, चाहे एसोचैम हो, यही होते थे। तो ऐसे ही जब शहरों में संघ बनाए गए और वो व्यापार का काम करते थे, तो इन्हीं संघों को जो कहा जाता था, श्रेष्ठ कहा जाता था। और संघों का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था मित्रों? श्रेष्ठी कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था। यानी राजा की सहायता के लिए परिषद के अधिकारी अमात्य को छत्रप के तौर पर नियुक्त किया जाता था। और वो छत्रप किसी ग्राम और शहर में बटा हुआ था, जो छत्रप क्षेत्र होता था। और ये जो छत्रप शब्द आया है मित्रों, ये हमें ईरान से हमने कॉपी किया है। जब हम पर ईरान के आक्रमण हुए, या फारसियों के आक्रमण हुए, या फारस के आक्रमण हुए, तो हमने इनसे ये क्या लिया है शब्द। बात समझ में आया? तो राजनीति समझ में आई होगी, प्रशासन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, और वो है हमारा सबसे अगला बेहतरीन कॉन्सेप्ट, वो है आपका सोसाइटी। इस समय की सोसाइटी क्या थी? इस समय का समाज क्या था? इसके बारे में जरा समझें। इस समय का समाज क्या था? चलो भैया, समाज समझते हैं हम लोग इसमें आज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब तक समाज आपने क्या समझा, यानी समाज जो हड़प्पा सभ्यता में समता मूलक था, वो वैदिक युग आते आते धीरे धीरे समता मूलक के बजाय श्रेष्ठ या अभिजात्य और दास यानी शूद्र में बट गया। कहने का मतलब है वैदिक काल में सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था आ गई थी। बताया था ना मंडल ऋग्वेद में, कौन से मंडल में है वर्ण व्यवस्था? बताना कमेंट करके मित्रों जरूर। तो ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था आई वैदिक पीरियड में, ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपके कर्म के आधार पर थी। पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते ये कर्म के आधार पर न रहकर जन्म के आधार में तब्दील हो गई। और जब जनपद युग का आगमन होता है, तो इस आगमन में आते आते ये जो समय है, ये जो सोसाइटी है, वो कर्म आधारित, जन्म आधारित की पराकाष्ठा, जन्म आधारित वाली कड़ी को पकड़ता है और उसी की बैसाखी को लेकर आगे बढ़ता है। और आज भी वो सोसाइटी में आपकी व्यवस्था जन्म आधारित ही क्या हो रही है? चल रही है। तो यानी यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था, यानी समाज जो था वो आपका कई वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो ये 4 वर्ण में अगर हम बात करें तो एक वर्ण आपका ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। दूसरा वर्ण आपका क्षत्रिय है। कौन सा है? क्षत्रिय है। तीसरा वर्ण आपका क्या है? वैश्य है। क्या है? वैश्य है। चौथा वर्ण आपका क्या है? चौथा वर्ण अगर हम यहाँ पे बात करें, चौथा वर्ण आपका शूद्र है। क्या है मित्रों? शूद्र है। और ये जो व्यवस्था उत्तर वैदिक काल है, जन्म आधारित है, कर्म आधारित नहीं है, चेंज हो गया है मामला। तो यहाँ पर ब्राह्मण का काम क्या है? शिक्षा देना। शिक्षा पर ये समझिए, एजुकेशन पर 100% आरक्षण किसका है? ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण यहाँ पर शिक्षा देने और लेने के लिए अधिकारी हैं। पहली बात समझना। दूसरी बात ये समझना, क्षत्रिय का काम है क्या? रक्षा करना। यानी जो राजा होगा वो अपना काम क्या करेगा? वो एज ए क्षत्रिय का काम करेगा, यानी वो हो जाएगा आपका रक्षक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैश्य की, इसका काम क्या है? व्यापार करना। यानी ये आपका वणिक के तौर पर जाना जाएगा, व्यापारी के तौर पर जाना जाएगा। और यही व्यापारी वर्ग आगे आपको और मजबूत होता दिखेगा। और इसी वर्ग के उदय से
बात यहाँ पर बात और आगे समझना, ये जो समाज बट रहा है यही समाज आगे जाके भारत में पहला भक्ति आंदोलन कह सकते हैं आप, अगले धर्मों के उदय का कारण भी बनेगा। यानी जैन और बौद्ध धर्म यहीं पे आने वाले हैं, यहीं पे बीजारोपण हो गया। जो ये 100% रिजर्वेशन लेके बैठे हैं ना, इनके ही उत्तरोत्तर में, यानी इन्हीं के उत्तर देने के लिए अन्य धर्म आने वाले हैं, जिसकी पोषण क्षत्रिय भी करेगा, जिसका पोषण वैश्य भी करेगा, और शूद्र जो होता है वो आपका सेवक होता है। क्या होता है? सेवक। यानी इसको सेवा करनी है, और सेवा किसकी करनी है? इन लोगों की सेवा करनी है। यानी जो जो एरो है वो इसी क्रम में ऊपर जा रहा है। जो सेवक होगा उसको उपरोक्त तीनों वर्णों की क्या करनी है? सेवा करनी है। और जब ये सशक्त होगा, जब जब ये दोनों सशक्त होंगे तो आपस में एक गुट बनाएंगे, तो यही गुट सोसाइटी में इनको चुनौती देगा, और इसको जब चुनौती मिलेगी, यानी इसके धर्म को चुनौती मिलेगी, यानी जब इनके ब्राह्मण धर्म को चुनौती मिलती है, पुरोहितवाद को चुनौती मिलती है, तब धार्मिक आंदोलन होगा। और इस धर्म में दो धर्मों का उदय होगा। एक धर्म आपका जैन धर्म कहलाएगा और एक धर्म आपका बौद्ध धर्म कहलाएगा। ठीक है मित्रों, एक धर्म आपका जैन धर्म कहलाएगा, एक धर्म आपका बौद्ध धर्म कहलाएगा। और ये आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये जो धर्म यहाँ पे धार्मिक मूवमेंट या धर्म की विशेषता भी समझने की ज़रूरत है। ये जो जैन आ रहे हैं चाहे बौद्ध आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो होंगे वो किस कुल से बिलोंग करेंगे? ये कुल होगा क्षत्रिय। और क्षत्रिय कुल से क्यों बिलोंग कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें चुनौती केवल यही दे सकते हैं, ना ये दे सकते थे ना ये दे सकते थे। और इनको एक मोरल सपोर्ट वैश्यों का भी था, शूद्रों का भी था, और केवल एक ही शत्रु थे, ब्राह्मण। जब ये बात चलेगी कि ब्राह्मण धर्म जो आपका शोषण कर रहा है, शोषण करने का तरीका बता दें, क्योंकि यहाँ पर आते आते जो ये क्षत्रिय वर्ग होगा वो उत्तर वैदिक काल से चले आ रहे अनेक नामों वाले दानों के मकर जाल से अपने आप को जकड़ा हुआ पाता था। उससे ये कहा जाता था कि आप फलाने से युद्ध करने जा रहे हैं तो आप अश्वमेध यज्ञ करके जाइए, आप यह वाजपेयी यज्ञ करके जाइए, आप रासु यज्ञ करके जाइए, और आपके पापों से मुक्ति करना चाहते हैं तो आप ये यज्ञ करिए, वो यज्ञ करिए। तो इस तरह से ये जो समय था वो एक तरह से कर्मकांडी समय हो चुका था। अभी धर्म पे भी चल रहे हैं, इसीलिए मैं धर्म पे भी पहुंच रहा हूं सीधे। आप ये जो इतिहास की मैं जो क्लास ले रहा हूं, ये आपको ये लगेगा कि पहली जो मैं टॉपिक बोल रहा हूं, अगला टॉपिक उसी के ही अंदर से निकल रहा है, यानी उसी का ही बीज इसमें पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये आपको पहले बता सकता था धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, लेकिन महाजनपद युग की कमियों के उत्तरोत्तर में ये जवाब में, ये रिप्लाई में निकलेगा। और जब ये आप इसके उत्तरोत्तर में समझेंगे कि क्यों ये आत्मा को मान रहा है, क्यों ये ईश्वर को नहीं मान रहा है, क्यों ये सत्य को मान रहा है, क्यों ये अहिंसा की बात कर रहा है, क्या कारण है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि ये दोनों जो धर्म के गुरु आएंगे, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हों, चाहे ऋषभदेव हों, चाहे पार्श्वनाथ हों, चाहे आपके कोई भी धर्म गुरु हों, वो अभी किस कुल के निकलेंगे? क्षत्रिय के निकलेंगे। क्योंकि ये जो समय है ये आपका पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन का समय है। यहाँ से किसी प्रकार का कोई आपको अवतार के तौर पे नहीं निकलेगा। और जब ये लोग बात करेंगे तो पॉपुलैरिटी जब धर्म की बढ़ेगी तो ये मजबूर होंगे अपने आप को सुधारने में, और इनका ही सुधरा हुआ रूप पुरोहितवाद और कर्मकांडीवाद के बाद एक नए धर्म के उदय के तौर पे आप देखेंगे, और उस नए धर्म का नाम होगा भागवत धर्म, जो आज के दौर पर अपने स्वरूप में आया हुआ है। ठीक है, बात समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ की जो सोसाइटी है वो 4 वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, अब ये जो बट गई है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस काल के जो लोग हैं इनके काम क्या हैं, तो काम आपको बता दिया गया कि एक को रक्षा करनी है, एक को शिक्षा देनी है, एक को सेवा करनी है। तो जब ये सारी चीज़ें चलेंगी तो इस दौर में स्त्री की दशा क्या? अभी तो आपने वर्ण की दशा देख ली, अब यहाँ पर हम देखें स्त्री की दशा क्या होगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें महिला की, वुमेन्स डे कल ही होके निकला है, महिला की स्थिति, तो यहाँ पर अगर हम बात करें
महिलाओं को उपनयन संस्कार का कोई अधिकार नहीं था। यानी उपनयन संस्कार की अगर हम बारे में बात करें तो अधिकार तो इनको भी नहीं था, और अधिकार महिलाओं को भी उपनयन का संस्कार का अधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाओं की स्थिति। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे बात करें संपत्ति का अधिकार, राइट टू वेल्थ, संपत्ति के अधिकार का से भी ये लोग क्या थे, वंचित थे। संपत्ति के अधिकार से भी क्या थे, वंचित थे। आप ये देखते हैं महात्मा बुद्ध भी आते हैं तो संघों में महिलाओं की पहली प्रेजेंटी को क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। बाद में उन्हें समझाया जाता है साहब कि आप भी वैसे ही जा रहे हैं, ये नारीवादी लोग जो बाद में नारियों को जोड़ने की बात आएगी तो आप इसका क्या जवाब देंगे। तो महिलाओं की स्थिति महात्मा बुद्ध को समझाने पर बात आपत्ति जब की जाती है तो इनका प्रयोग क्यों नहीं, इन्हें मोक्ष का अधिकार नहीं है, केवल इन्हीं पुरुषों को ही मोक्ष का अधिकार है। तो जब ये जवाब आता है तब यहाँ पर महिलाओं की स्थिति सुधरने की बात आती है। ठीक है, तो यानी संपत्ति, उपनयन, इस तरह के किसी प्रकार के अधिकार महिलाओं को वंचित होना प्रारंभ हो गया था। कारण एक भी यहाँ पे देखेंगे, जो महिला है इस समय के लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कार्य क्रियाकलाप हैं, उसे आप देखोगे वो युद्धक शैली है। यानी वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में युद्ध कर रहे हैं। यानी यहाँ पर माइंड गेम नहीं चल रहा है, और जब तक माइंड गेम नहीं चलेगा, फिजिकल गेम की बात होगी तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी गंभीर ही रहेगी। तो यहाँ पर युद्ध करना है, युद्ध करना है तो पुरुषों की ज़रूरत है। पुरुष जब युद्ध करके विजेता बनेगा तो वो संसाधनों को कब्जा करेगा। जब संसाधनों में कब्जा उनका होगा तो जब आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं होंगे तो इनका ऑटोमेटिक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी महिला की स्थिति यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे। यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ महिला और समाज के बारे में। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर इस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, आर्थिक व्यवस्था क्या है, इस पर चलते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो मेन जो चीज़ें थीं, कृषि अधिशेष यानी एग्रीकल्चर सरप्लस, एग्रीकल्चर सरप्लस की क्या थी, अधिकता थी। यानी एग्रीकल्चर सरप्लस, एग्रीकल्चर सरप्लस क्या है, खूब है यहाँ पर लोगों के पास। तो जब एग्रीकल्चर सरप्लस है तो इसका मतलब इसी से निकलेगा कि यहाँ पर व्यापार शुरू हो गया है। क्या हो गया, व्यापार शुरू हो गया। किस किस का व्यापार हो रहा है, यानी यहाँ पर चावल का व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर दालों का व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या, हम यहाँ पर जौ का व्यापार कर रहे हैं, कपास का व्यापार कर रहे हैं, गेहूँ का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार करने के साथ साथ कुछ व्यापारिक केंद्र भी होंगे जहां पर इन चीज़ों का क्या होगा, व्यापार होगा। तो व्यापारिक केंद्र के तौर पर क्षेत्र उभरेंगे। जैसे आपका कौशाम्बी इस क्षेत्र में उभरेगा व्यापारिक केंद्र के तौर पे, आपका बनारस यहाँ पर उभरेगा व्यापारिक केंद्र के तौर पे। बनारस आपका व्यापारिक केंद्र के तौर पे उभरेगा। कौशाम्बी हुआ, बनारस हुआ। ठीक है, कौशाम्बी हुआ, बनारस हुआ, और कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे, कौशल, कंबोज, और कौन था, कौशल और कंबोज। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, भारत पर आक्रमण भी हुए हैं। आक्रमण ईरान और यूनान ने किए हैं। ईरान और यूनान ने जब भारत पर आक्रमण किए, यानी भारत को समुद्री रास्तों का ज्ञान हुआ। समुद्री रास्तों का ज्ञान हुआ तो भारत के फिर समुद्री व्यापारिक केंद्र बनेंगे। तो समुद्री व्यापारिक केंद्र के तौर पर आप देखेंगे कि एक व्यापारिक केंद्र जो अरब सागर में था, जो आपका हड़प्पा सभ्यता में भी था, यानी भरूच होता है। दूसरा अगर आप जाएंगे तो ताम्रलिप्ति भी होगा। कौन सा, ताम्रलिप्ति भी होगा। पूर्वी
तट पर, ठीक है। पश्चिमी तट पर एक और अगर हम बात करें तो सोपारा यानी महाराष्ट्र में होगा, यानी ये पूर्वी तट का हो गया, ये दोनों आपके वेस्टर्न घाट के हो गए। ये क्या है आपकी बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, ये व्यापारिक बंदरगाह हैं आपके, क्या हैं व्यापारिक बंदरगाह हैं। तो व्यापारिक जब इनसे बंदरगाह होने लगा व्यापार, तो केवल हम फसलों का व्यापार नहीं करेंगे, अब हम अपने शिल्पी ज्ञान का भी व्यापार करेंगे, यानी अब हमारा शिल्पी व्यापारी भी शुरू हो गया। जैसे अब हम धातुओं का भी आयात निर्यात करने लगे, हम हाथी के आभूषण, हाथी दांत के आभूषणों का व्यापार करने लगे, ठीक है, किसका, हाथी दांत के आभूषणों का व्यापार करने लगे। हम NBPW, जो ये संस्कृति है वो उत्तर मृद, जो आपके NBPW उत्तरी आपके क्या कहते हैं काले पॉलिश मृदभांड, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, इस संस्कृति के लोग भी हैं यहाँ पर। यानी ये जो संस्कृति है ये आपकी हड़प्पा कालीन संस्कृति यानी PBW से काफ़ी बेहतर संस्कृति है। चिकने पॉलिशदार बर्तनों का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। ये अभी आपको संस्कृति में जाएंगे, कल्चर में जाएंगे तब बताएंगे। यानी इस तरह के व्यापारी, यानी इन चीज़ों का भी हम लोग क्या करने लगे हैं, व्यापार करने लगे हैं। घोड़ों का व्यापार शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी क्या अर्थव्यवस्था। और ये जो अर्थव्यवस्था है ये अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर सरप्लस या एग्रीकल्चर आपका जो अर्थव्यवस्था है वो किस ओर झुकी हुई है, तो अर्थव्यवस्था मित्रों ये आपकी भारत की ओर ही क्या थी, झुकी हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इस समय के अगर हम संस्कृति की बात करें, किसकी बात करें, कल्चर की बात करें, तो इस समय की संस्कृति में क्या हुआ है, धर्म से लोग अपने आप को बंधे हुए समझ रहे थे। और जो धर्म था वो कैसा होने लगा है, वो कर्मकांडीय होने लगा है। कर्मकांडियों का मतलब है कि इस समय के लोग क्या करने लगे हैं, इस समय के लोग कई प्रकार के दानों और उस मकर जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। सूद लेना या व्यापार में सूद लेना वर्जित कर दिया गया, यानी आप किसी प्रकार का ब्याज इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट आप क्या होंगे, नहीं ले पाएंगे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। दूसरी अगर हम बात यहाँ पे करते हैं कर्मकांडी व्यवस्था में, दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो संस्कृति है ये धर्म है, कर्मकांडी हो गया है। सूद यानी इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, जो ये धर्म है इसे चुनौती दी जाने लगी, यानी अब बौद्ध और जैन धर्म जैसे उनके लिए यहाँ पर एक प्रफुल्लित उपजाऊ भूमि पैदा हो गई। लोग इनके हत्याओं या ये कहें क्या कहते हैं आप उनको, बलि से काफ़ी दूषित, क्या कहते हैं, बंदिशें करते थे, बलि के कारण काफ़ी पीड़ित थे, पशुओं की काफ़ी हानि हो रही थी, ठीक है। अरब संस्कृति की अगर हम बात करें यहाँ पर, और जैसे इस समय के लोग जो आपके शिल्प का अच्छा ज्ञान है, चाहे वो धातु के शिल्प हों, चाहे वो हाथी दांत के शिल्प हों, ठीक है, चाहे वो मौड़िक के हों, ठीक, इनका। और दूसरी बात, इस समय के लोग अच्छे भवनों के निर्माण की कला भी सीखने लगे थे। यहीं पर अगर हम कला की बारे में बात कर लें तो मित्रों इस समय के लोग कला से भी परिचित हो गए। और इस समय के लिए जो आपकी आज की गांधार कला है, गांधार कला की पृष्ठभूमि दिखती है, और ये जो पृष्ठभूमि मित्रों है ये आपकी यूनान से परिचित निकली। यूनानी लोगों से क्या हुआ, परिचित हुए, ठीक है, उससे हम लोग क्या हुए, यहाँ पर परिचित हुए यूनानी कला से। और उसी से वर्तमान आपका क्या निकला, यूनानी कला से ही हमने आज की आधुनिक क्या सीखी, व्यापार गांधार कला सीखी। इसके अलावा इस समय लोग सिक्कों से परिचित हुए, किससे, सिक्कों से। तो सिक्कों से कौन से सिक्के बनाए जाने लगे, आहत सिक्के, जो कल भी मैंने शायद आपको बताए थे। आहत सिक्के यानी किसके होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। आहत इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्हें पीटा जाता था, पीट कर बनाए जाते थे, और पीट के बनाए जाने के कारण इन पर एक छपाई कर दी जाती थी, छपाई होती थी। और वो छपाई हाथी की हो सकती है, वो छपाई पेड़ पौधों की हो सकती है, वो छपाई मछली की हो सकती थी। यानी हर तरह के सिक्के बनाए जाते थे जो आपके चांदी के होते थे, पंचमार्क के सिक्के होते थे, जो आपके मौर्य
के पहले की कहानी के तौर पर आप इसे क्या है देख सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, समय हो गया। ठीक, इसके बाद आप पर 2 विदेशी आक्रमण भी हुए थे, तो जरा उनसे देख लें। तो आप पर ईरानियों ने आक्रमण किया। किसने? ईरानियों ने आक्रमण किया। और आप पर किसने किया था? और आप पर यूनानियों ने आक्रमण किया। किसने? यूनानी और ईरानियों ने आक्रमण किया। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपको रास्ता यानी भारत पश्चिमोत्तर से परिचित हुआ, पश्चिमोत्तर से परिचित हुआ। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर भारत से परिचित हुआ। दूसरा, यदि हम बात करें, ये अब जो हुआ ये भी सेम है। दूसरा, अब यहाँ पर से हमारा आगे जाके क्या बना? व्यापार बना। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो एक संगठित तौर पर संगठित राज्य की स्थापना की ओर हम लोग क्या हुए? बढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें ईरान में, तो ईरान में हमने अरमाइक लिपि और खरोष्टी लिपि से हम लोग क्या हुए? परिचित हुए। अरमाइक और खरोष्टी लिपि से हम क्या हुए? परिचित हुए मित्रों। अरमाइक और खरोष्टी लिपि से हम परिचित हुए। ठीक है, अरमाइक और खरोष्टी लिपि से हम क्या हुए? परिचित हुए। ठीक, इसके अलावा बताया था अभी आपको कि यहाँ के लोग क्षत्रप यहाँ पर राज्य क्या था? बटा हुआ था ईरान में। तो ऐसे ही क्षत्रप कला से हम यहाँ भी क्या हुए? परिचित हुए क्षत्रप से, यानी यहीं से अधिकारी आपके क्षत्रप कहलाएंगे। ईरानी शासक ने अपने प्रांतों को बांटा हुआ था। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, यूनानी जब आए थे तो हम पाइथागोरस के दर्शन से परिचित हुए। और इसके साथ ही भारतीय दर्शन, यहाँ से भारतीय दर्शन का भी क्या हुआ? निर्यात हुआ। और यहाँ से भी भारतीय दर्शन का क्या हुआ? निर्यात हुआ। तो इस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सांगठनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भारत की स्थिति इस समय क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। और जब आपका सिकंदर आता है तो वो भारतीयों को एक ऐसे राजतंत्र के तौर पर संगठित करने की बात कर रहा है, या एक ऐसे गणतंत्र की बात कर रहा है, राजतंत्र की बात कर रहा है जो सांगठनिक तौर पर मजबूत है और सशक्त है। और उसी की पृष्ठभूमि में आप एक व्यक्ति को उसकी सेना में भर्ती हुआ देखेंगे जो बाद में भारत का एक शासक बना, एक ऐसे वंश का संस्थापक के तौर पर बना जिसने कई सालों तक भारत पर राज्य किया और अपनी अमिट छाप भारत पर छोड़ी। ठीक है, तो ये कौन सा व्यक्ति था? इसको हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोगों ने मौर्यों से पहले की भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में समझा। उस समय के कैसे लोग व्यापार करते थे, किसान क्या करते थे, व्यापार अगर करते थे तो किसका व्यापार होता था, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या हैं समझे हैं मित्रों। कल हम देखेंगे अपना अगला क्लास जो हमारा मौर्य पीरियड का क्लास होगा। तो मित्रों आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारा दूसरा चैनल जो केवल यूपीएससी ओरिएंटेड है और उसमें आपके लाभ के सारे पॉइंट्स, यानी ये कह सकते हैं आपके सारी क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे दूसरे चैनल यानी सिनेरियो IAS को भी फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करिए मित्रों। इसके अलावा आपको ये इतिहास की क्लास कैसी लग रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।